आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से शिल्पा राउत और आशीष बहेती बने हुए हैं। उसके अलावा विकास सालुंके जुड़ेंगे, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉचेस में हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार जरा पहले कुछ मार्केट और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स में शानदार मोमेंटम, 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी करीब 11 पॉइंट ऊपर। एक बार इंडिगो का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। आई थिंक हमारी वो जो डिस्कशन हो रही थी वो सुनने के बाद देखिए किस तरीके से स्टॉक भागा। वीरू, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। अनुज, मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है ना आज इस ऑर्डर के साथ एक नई स्टार्ट हुई है। नई स्टार्ट हुई है बिल्कुल। अब इसीलिए मुझे याद आ गया था बात, वो तो मैंने वो बात कर दी थी। अच्छा, एक और चीज़ है वीरू, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। मेरे ख्याल से अगले आधे घंटे में मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई हिट कर देगा। जिस तरीके से मोमेंटम है ना, अब इसको रोकने वाला है नहीं कोई। तो और ये आई थिंक 3-4 दिन पहले हमने बात की थी कि इस बार पहले मिड कैप इंडेक्स न्यू हाई हिट करेगा, उसके बाद निफ्टी की बारी आएगी। तो आई थिंक मिड कैप इंडेक्स तो तैयार है ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। शायद आज ही हिट कर दे, आपका वीकेंड बना दे शायद वो। बिल्कुल, सिर्फ 40 अंक दूर रह गया, याद रखिएगा। करीब 50,590 इसका ऑल टाइम हाई है। और अच्छा देखिए, आज हमारे डिस्कशन पे काफ़ी अच्छे मूव आ रहे हैं। लुक एट बजाज ऑटो नाउ। अभी हमने बात की थी करीब 8,890 पे, नाउ इट्स 8,922। शानदार मूव यहाँ पर, डे हाई पर आ गया। अनुज, लग रहा है कि आज एक अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक डे है रादर देन आई थिंक इंडेक्स, और स्पेशली मिड कैप को देखते हुए, है ना? शानदार मूव्स हैं वीरू। और एक चीज़ है, एक बार कॉनकोर वापस लेकर आइए। मैं एक्चुअली आज सुबह कॉनकोर मेरी स्पॉटलाइट के उसमें आया था, शॉर्टलिस्ट में आया था, लेकिन मैं उसको संभाव लिया नहीं क्योंकि बाकी थोड़ा और स्टॉक्स पर मैंने फोकस कर लिया। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी शानदार है। और अब आप शिल्पा जी को ये नहीं बोल सकते कि उनके टारगेट हिट होने के बाद कोलैप्स कर रहा है स्टॉक। अब ये टारगेट हिट करने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। शिल्पा जी, अब आप बोल सकते हैं वीरू को। जी बिल्कुल। जी, मेरा अभी के लिए भी मैं सोचूं कि रिकमेंडेशंस कंटिन्यू करने चाहिए। इनफैक्ट अभी के लिए आप मुझे पूछते हैं, मैं आपको वापस कॉनकर ही बोलती, क्योंकि ये मोमेंटम जो वापस आया है, मुझे लगता है ये आपको इंटरडे में 1060-65 भी दे सकता है। 1010 की कॉल ली थी ना वो शिल्पा जी आपने, 1020 की? 1020। 1020। एक बार मयूर वो फायर करिए जरा कॉल वापस, देखते हैं किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं वहाँ पर। 1020 की कॉल यहाँ पर। ओके, ये देखिए, ये 55 और 63 के टारगेट के काफ़ी करीब है और अभी भी मेंटेन करेंगे। तो शिल्पा जी, ये तो एक कॉल हो गई, दूसरी कॉल क्या होगी इस शो की? जी, मेरा दूसरा कॉल यहाँ पे आई विल कंटिन्यू विद चंबल फर्टिलाइजर्स। अगर आप देखेंगे तो वो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक ऑलरेडी 2.5% ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है 433 435 भी आपको शायद इंट्राडे या एक दिन में आपको आते हुए मिल सकता है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ये दो कॉल्स हो गई और शिल्पा जी की। बाकी ट्रेड्स पिक करते हैं और हमारे साथ आशीष बहती जी भी हैं, विकास सालुंके, नीलेश जैन भी हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स करेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल यहाँ पे जो मार्केट का यहाँ पे इंडेक्स पे थोड़ा सा साइडवाइज मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन मिड कैप में अभी भी एक अच्छा रुझान यहाँ पे देखने मिल सकता है। मदरसन सुमी यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, 128 के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और मुझे लगता है यहाँ से 142 के टारगेट के लिए ये अप्रोच कर सकता है आगे के 1 से 2 दिन में। तो मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मदरसन सुमी को बाय करना है। नीचे में 124 यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग बने रहना चाहिए। दूसरा रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हमने देखा है कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में जो 1390 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल था, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिला और उसके ऊपर ही क्लोजिंग रखते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 1520 के टारगेट के लिए वोल्टास को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 1390 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छा रुझान देखने मिल सकता है, एक पॉजिटिव साइड रुझान यहाँ पे दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। ओके, चलिए अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स क्या रहेंगी इस समय की?
जी अनुज जी, इनफैक्ट फ्रेश ट्रेड में अशोक लेलैंड रहेगा। एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन रहा है और ऑटो एज अ पूरा पैक में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। बजाज ऑटो तो भी हमने डिस्कस किया था, उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वैसे ही मोमेंटम अब अशोक लेलैंड में भी देखने मिल रहा है। स्टॉक ने अपना 200 एमआ पे बेस बनाकर अब बाउंस दिया है, 180 का जोन पे ट्रेड कर रहा है। ये 187 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 176 का एसएल मेंटेन करना है। दूसरी जो ट्रेड है वो एक्चुअली रिपीट है। कल हमने डिवीज लैब पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। हमें लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आज आ चुका है और इन लेवल्स पे भी अभी फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। जिनके पास लॉन्ग है वो जरूर ऐड करें इन लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक अब एक अहम लेवल अपना टेस्ट कर रहा है। 4000 का जोन जो है एक रेजिस्टेंस एरिया को आज टेस्ट कर रहा है और हमें लग रहा है उसका ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। तो 4150 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3900 के करीब के कैसल मेंटेन करे। ओके, दिवीज लैब आपका ट्रेड है। इस बीच चलते हैं, चलिए अब नीलेश जैन जी के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी एंड सभी को। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक हमारे डार पर आ रहा है वो है GNFC। इस पर्टिकुलर काउंटर में सीरीज के पहले ही दिन काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहे हैं। 2% का हुआ इजाफा हुआ है और काउंटर ने एक अपने प्रीवियस हर्डल को ब्रेक किया है जो लगभग 720 के आसपास प्लेस था। तो ये मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर फ्यूचर्स में 745 और 750, इनफैक्ट 745 और 760 ये दो टारगेट्स होंगे। GNFC को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 718 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है डॉक्टर लाल पैथलर। इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी लंबे समय बाद एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है और अच्छी बात यह है कि इसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर एक फ्रेश मूव हमें एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 2450 के टारगेट के लिए लाल पैथलर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2330 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये इस समय नीलेश जी के पिक्स। अच्छा, एक बार GMR वापस लेकर आई है। अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, ये स्टॉक तब 89-90 के करीब था। अब वहाँ पर एक और मूव आया 91-92 के करीब ये स्टॉक यहाँ से मूव करता हुआ। अच्छा, एक जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जो हम सोच रहे थे कि इतनी बड़ी ब्लॉक डील हो गई, वोडाफोन आइडिया में 153 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी। वो मतलब करीब करीब 1600-1700 करोड़ की 3% इक्विटी थी। तो हमारे सिस्टर चैनल पर निमेश ने ये ब्रेक किया है कि एक्चुअली हुआ क्या है, किसने बेचा और किसने खरीदा। तो निमेश को जोड़ लेते हैं। निमेश भाई, बताइए किसने बेचा और किसने खरीदा? सो अनुज, इन टर्म्स ऑफ सेलर मेरे हिसाब से ATC इंफ्रा टावर कंपनी जो है, दे वे द सेलर। उन्होंने आज पूरा का पूरा बेचा है 2.8-2.9% इक्विटी। अगर आप उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, दे एग्जैक्टली ओन 2.8%। सो इट्स मेरे हिसाब से एक क्लीन आउट ट्रेड है। ATC ने फाइनली बेच के वोडाफोन से एग्जिट कर दिया है। बायर में मैंने जो मल्टीपल सोर्सेज से पूछा है और जो कंफर्मेशन है, एक एग्जिस्टिंग बड़ा US का जो फंड है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, FPO में भी था, एंकर में भी था, उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट करके लिया है और कपल ऑफ हेज फंड्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक फॉरेन ब्रोकर था, उन्होंने ये डील एग्जीक्यूट किया था ऑन बिहाफ ऑफ ATC। अगेन सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने बैंकर्स से, जो मैंने 2-4 और कंपनी सोर्सेज से जो कंफर्मेशन किया है। हमने अभी तक ATC को लिखा नहीं है, तो ATC से कोई कंफर्मेशन नहीं है। इवन वोडाफोन आइडिया ने हमको कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि कौन पार्टी थे इन टर्म्स ऑफ बायर एंड सेलर। बट मल्टीपल सोर्सेज से जो कंफर्मेशन है कि ATC का सेलिंग था आज, सो देव कंप्लीटली सोल्ड आउट 2.8%। इट्स अ डील वर्थ 2063 करोड़, तो बहुत बड़ा डील है। अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन में जो डिलीवरी मार्किंग हुई है, कल भी जो हिसाब से जो फर्स्ट डे का जो FPO का लिस्टिंग हुआ और ऑलमोस्ट 525 करोड़ शेयर का जो डिलीवरी मार्क हुआ था, इट लुक्स लाइक कि काफ़ी सारे जो जो इन्वेस्टर्स जिनको फर्स्ट दिन पे बेचना था है, जो खाली ट्रेड कर रहे थे, उनका काफ़ी सारा माल बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गया है। दैट्स द इंडिकेशन जो कल का डेटा था। और आज एक नया और एक जो ब्लॉक है, 3% इक्विटी गॉट चेंज हैंड्स स्विफ्टली हो गया। ATC हैज कम्प्लीटली एग्जिटेड एंड एक एज अ सेड एक बड़ा US का फंड और कपल ऑफ हेज फंड्स ने पार्टिसिपेट किया ऑन द बाय साइड। GQG भी था क्या इसमें? वेल अनुज, एज अ नाम नहीं ले सकते अभी आप। मतलब कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज देयर आर मल्टीपल बायर्स थे उस लिस्ट में। बट इंडिकेशन जो था कि जो सबसे बड़ा FI इन्वेस्टर था, जो एंकर में भी था, जो FPO में भी था, ही वाज द लार्ज इन्वेस्टर ऑन द बाय साइड। सो सी एक कॉन्फिडेंस में ये बोल सकता हूँ कि ATC वाज बिकॉज वो कंफर्मेशन हमको मिल गया है। बट इन टर्म्स ऑफ बायर्स, बिकॉज देयर आर मल्टीपल बायर्स, इंडिकेशन है कि एक एग्जिस्टिंग लार्ज FI इन्वेस्टर ने लिया है
बट उसके अलावा 2-4 और हेज फंड्स ने भी लिया है, तो इट्स अ क्लीन आउट ट्रेड, सो दैट्स अ पॉजिटिव पार्ट कि एक ओवरहैंग वोडाफोन के स्टॉक से भी निकल गया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई। तो ये इस समय वोडाफोन आइडिया पर एक खबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेड में आया बाय द वे, एकदम से स्लिप हुआ मार्केट, एकदम से निफ्टी 45 पॉइंट नीचे आया। अब आई थिंक हायर लेवल पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, एक स्टीप प्रॉफिट बुकिंग। इनफैक्ट निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर, और निफ्टी देखिए इस समय डी लो पर आया एकदम से। और यहाँ पर जो स्टॉक्स जो प्रेशर में ला रहे हैं मार्केट को, लार्सन एंड ट्यूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से ये प्रेशर आया। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। एक शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय, अब आपका क्या व्यू है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए मार्केट में तो डोमेस्टिक इकोनॉमी तो ठीक ही चल रही है, होप भी ठीक है कि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई बड़े सरप्राइजेज नहीं आए। तो मार्केट की जो करंट पोजीशनिंग तो नो नेगेटिव सरप्राइज वाली पोजीशनिंग है। ओवरनाइट एक जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है कि यूएस की जीडीपी ग्रोथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम आई है। तो ये एक जो टेलविंड था उसमें छोटा सा क्वेश्चन मार्क आया है, शायद इसकी वजह से यूएस मार्केट्स भी थोड़ी करेक्ट हुई थी, इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द जनरल ट्रेंड तो यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सेक्टर की जो बात कर रहे हैं ग्रोथ की, वो कंटिन्यू रहे, वही थीम बन रही है। ओके, चलिए तो ये इस समय ओवरऑल व्यू। अच्छा, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक जनरल व्यू पूछ रहा हूँ इस पर। जो वोडाफोन आइडिया में इतना बड़ा एफपीओ सक्सेसफुली कंपनी ने रेज किया, उसके बाद से जो एक पूरे ग्रुप में एक रैली आई, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है ये ओवरऑल मार्केट को लेकर भी कि इतना बड़ा एफपीओ पर इतनी स्ट्रांग डिमांड क्यूआईबीएस की तरफ से? देखिए स्टॉक पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। एंड जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली हो रही है, अगर सप्लाई आती है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल रह सकते हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह में पैसा फ्लो हो रहा है एनपीएस ईपीएफ में, उस तरह से मेरे ख्याल से इक्विटी इश्यूएंसेस कम है कंपेयर टू द फ्लोज। तो हम देख रहे हैं कि जहां भी अच्छे सेक्टर है, स्टॉक है, वहां पे ज्यादा ही बिडिंग हो रही है, वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो रहे हैं काफी सारे पॉकेट्स में। तो एक माहौल बन रहा है कि जहां पे रिस्क कैपिटल की जरूरत है, जहां पे ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है, वो कैपिटल अवेलेबल है, एंड दैट इन द लॉन्ग टर्म कैन बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर द इकोनॉमी। मेयर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कमोडिटीज़ को सर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? कमोडिटीज़ को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब चाहे मैं केमिकल्स को लूँ या फिर सिर्फ मेटल्स तक अगर आपने आपको मैं सीमित रखूँ, फेरस नॉन फेरस मेटल्स प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर का प्राइस आप ट्रेंड देख ही रहे हैं। मेटल्स पे आपका सेंस क्या कहता है अभी, ये कितना डोमिनेट करेगा अभी? और मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है थोड़े क्वार्टर्स, थोड़े महीनों के लिए। 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो जैसे हमने कहा कि यूएस की जो ग्रोथ थी, अब कल तो थोड़ा नेगेटिव नंबर आया, बट ओवरऑल यूएस में जो ग्रोथ थी वो काफी स्ट्रांग थी। सेकेंडली चाइना में भी इंडिकेशंस थे कि चाइना भी धीरे धीरे करके रिकवरी मोड पे आ रहा है। और तीसरा ये भी माहौल बन रहा था कि रशिया से जो एक्सपोर्ट हो रही थी कमोडिटीज की, मेटल्स की एक्सेट्रा, उस पर फर्दर पाबंदी आ सकती है, ज्यादा और पाबंदी आ सकती है। तो एक नॉन रशियन जो सप्लाई डिमांड है वो मेटल्स के फेवर में जाने की उम्मीद है। तो ये 2-3 फैक्टर्स है, चाइना, यूएस और रशिया सप्लाई, उसकी वजह से हम देख रहे थे कि बेस मेटल, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह में एक माहौल तेजी का बन रहा था। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, और चाइना की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं वो भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब तक ये ऑप्टिमिज्म है तब तक मैंने कहा टैक्टिकल ट्रेड थोड़े महीनों के लिए बन सकती है। केमिकल्स में मेरा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी, वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं। तो वो मुझे लग रहा है सेक्टर चाइना +1 की वजह से, यूरोप में से जो प्रोडक्शन इंडिया में आ रही है, वो सारे फैक्टर्स की वजह से केमिकल्स में मैं ज्यादा बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा मेयर जी, अभी तक आईटी में हम कोई निर्णायक मूव नहीं देख रहे हैं। मतलब पहले टीसीएस आया, वहाँ मार्जिन फ्रंट पे शायद थोड़ा सा हम कंफर्ट थे, लेकिन बाजार प्राइस वाइज कंफर्टेबल नहीं हो पाया।
स्टॉक ने स्विंग नहीं दिया, कोलैप्स हुआ। देन इन्फोसिस ने शायद एक बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करी, और आज हम टेक महिंद्रा के नंबर्स पर और उनके आई थिंक वर्डिंग्स पर, मतलब जो उनका फ्यूचर आउटलुक है उसके मुताबिक बाजार बहुत हाथों हाथ दे रहा है इस स्टॉक को। आप कंसेंसस व्यू क्या बना रहे हैं इस वक्त आईटी पे? और अगर मैं आईटी को भी बाइसेक्ट करूं, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, आपका व्यू इस वक्त क्या चेज करने लायक ज़्यादा बेहतर है इन अर्निंग्स के बाद? आईटी पे हमारा व्यू नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप कोविड के पहले के कुछ वर्ष देखें तो आईटी का जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में था। कोविड की वजह से एक पेंट अप डिमांड या तो एक एक्सेलरेटेड डिमांड आई थी, क्योंकि सडनली ऑनलाइन और ऑटोमेशन की और वर्क फ्रॉम होम की जरूरत पड़ गई थी। तो एक एक 1.5 साल 2 साल का एक माहौल ऐसा आया कि आईटी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। लेकिन अब वो जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग थी कोविड वगैरह के लिए, वो अभी नॉर्मलाइज हो रही है। और मेरे ख्याल से आईटी की बड़ी कंपनीज है वो अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में मैं कहूंगा कि जब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, तो फिर आईटी सर्विसेज का जो ग्रोथ सिंगल डिजिट का है वो इतना रिलेटिवली अट्रैक्टिव नहीं है। मिड कैप कंपनीज की बात अलग है, क्योंकि वहां पे छोटे बेस पे अच्छा ग्रोथ कर सकती है। कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या कोई स्पेसिफिक कस्टमर, कोई स्पेसिफिक वर्टिकल में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, तो ऑन अ स्मॉल बेस आप लंबे टाइम तक ग्रो कर सकते हो। तो वहां पे स्टॉक पिकिंग की स्कोप ज्यादा होती है मिड कैप में। तो हम वही कर रहे हैं कि लार्ज कैप आईटी में अंडरवेट रह के मिड कैप आईटी कंपनीज में बिजनेस स्पेसिफिक मॉडल देख के इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अच्छा बैंकों पर क्या व्यू बन रहा है मेरे जी? क्योंकि काफ़ी मिक्स बैग रहा है। कोटक में आरबीआई का एक्शन आया, एक्सिस के नंबर्स बहुत शानदार आए, एचडीएफसी बैंक थोड़ा मिक्स बैग रहा, पीएसयू बैंकों में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। आपका व्यू क्या है बैंकों पर, और कौन से प्रेफर्ड पॉकेट्स हैं आपकी यहाँ पर, पीएसयू या प्राइवेट? बैंकिंग में मेरे ख्याल से हम न्यूट्रल टू अंडरवेट देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ग्रोथ तो अच्छी आ रही है और एनपीएस की भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से रिलेटिवली मैं कहूंगा कि अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो आउट परफॉर्मेंस देखी है, तो वो जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिफरेंस था वो कवर हो गया है। आई थिंक वी कैन नाउ एटलीस्ट स्टार्ट अगेन फोकसिंग बैक ऑन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स, मैं कहूंगा। वहां पे 2-3 बैंक्स ऐसी है जैसे जो अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं, जिन पे एनपीएस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा एक्सपोजर 1 या 2 नाम से ज्यादा में नहीं है। एनबीएफसी में भी मैं कहूंगा कि जो स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल वाली एनबीएफसी हैं, जहां पे हायर ग्रोथ पॉकेट्स है, वहां पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, अभी कुछ देर पहले सीएनबीसी आवाज़ के मंच पर आई थिंक उस क्लीन आउट ट्रेड को लेकर, और आई थिंक उस क्लीन आउट ट्रेड के बाद आई थिंक एक थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, थोड़ा सा कम होना, आई थिंक एक सप्लाई कंसर्न्स का खत्म हो जाना, एटीसी टेलीकॉम का क्लीन आउट ट्रेड। और अभी डिस्कशन अभी आवाज़ पे हुआ था और निमेश के साथ ही खबर डिस्कस हुई थी अनुज की। लुक एट आइडिया नाउ 1380 रोलिंग में, मतलब मई सीरीज फ्यूचर्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, सुबह जिस ट्रैजेक्टरी में खुला वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देकर अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ आइडिया। अब एक काम करते हैं, एक दो स्पेस पे मेहर जी का आउटलुक और लेते हैं। मेहर जी, अब मेरे ख्याल से पीएसयूज बड़ा अच्छा स्विंग दे रही हैं। अब तक जो पीएसयू नहीं चली थी मेरे ख्याल से वो एकमात्र कंपनी थी कॉनकॉर, आज वो भी डे हाई और ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। पीएसयूज में आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्या है इस वक्त? और अब कई धड़े हैं आपके पास, रेलवे कंपनियां हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, ओएमसीज हैं, डिफेंस कंपनियां हैं, रेलवे, आप लोग इस वक्त किस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा पीएसयूज में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो मैं एक ओवरऑल व्यू नहीं लेता हूं पीएसयूज पे, मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट, स्टॉक बाय स्टॉक देखता हूं। क्योंकि एक तरफ हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, दूसरी पावर सेक्टर में यूटिलिटीज कंपनीज हैं, तीसरी हमारे पास पावर फाइनेंसिंग की कंपनीज हैं, देन वी हैव पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में है। तो हर एक सेगमेंट को डिस्कस करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट इन जनरल मैं कहूंगा कमोडिटीज वाली जो कंपनीज हैं वहां पे हम अंडरवेट हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई सेक्युलर स्टोरी बन रही है। तो ऑयल एंड गैस है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, प्लस जो मेटल्स कंपनीज है उसमें हम टैक्टिकल ट्रेड कर सकते हैं, बट इन जनरल कोई लंबा कोई स्ट्रक्चरल प्ले उसमें दिख नहीं रहा।
यूटिलिटीज कंपनीज में शायद जो पावर यूटिलिटीज हैं उसमें एक दो कंपनीज ऐसी है जहां पे रिन्यूएबल्स वगैरह की स्टोरी बन रही है, तो वहां पे लॉन्गर टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो सकते हैं, तो वो हम कंसिडर कर रहे हैं। और तीसरी जो डिफेंस और पावर इक्विपमेंट लिंक जो कंपनीज है वहां पे हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे हमें रनवे काफी लंबा दिख रहा है। पीएसयू बैंक में जैसे मैंने कहा माहौल अच्छा है, बैलेंस शीट काफी क्लीन हो चुकी है, उनकी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशंस काफी हद तक कैचअप हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो मेरे ख्याल से एक दो बैंक जो है वो अभी भी हम ओवरवेट रहेंगे पब्लिक सेक्टर स्पेस में, बट जनरल एक मैं कहूँगा न्यूट्रल वेट रखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये मैंने ब्रीफली आपको डिफरेंट सेगमेंट्स का व्यू दे दिया। ओके तो आप इस वक्त पीएसयूज को कैसे आई थिंक रीड कर पा रहे हैं, आपने उसका एक सेंस दिया। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी अब इस वक्त 22,528 डेलों की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, ये वही प्राइस है जो कि कल सेकेंड हाफ का एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रेकआउट पॉइंट था। अच्छा, एक दो स्पेस का यहाँ पे मैं जिक्र महेश जी आपसे और करना चाहूँगा, जहाँ पर नंबर्स अभी भी आई थिंक थोड़े से डिमोरलाइजिंग है, हतोत्साहित करने वाले नंबर्स हैं। हमने एचयूएल के नंबर्स देखे, वॉल्यूम्स की फिगर देखी उनकी, आई थिंक कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं क्रिएट कर पाई वो। यहाँ पे आई थिंक अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आप पैसा बना रहे हैं। स्टॉक्स लाइक आईटीसी गिविंग स्ट्रॉन्ग स्विंग, गोदरेज सीपी। कोई आपने एक अप्रोच क्या रखी है? आई मीन बजट से पहले, मॉनसून के कमेंट्स मतलब आने से पहले आपका एफएमसीजी पे व्यू इस वक्त? एफएमसीजी पे व्यू हमारा अभी भी कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे आपने कहा, जो बड़ी कंपनीज है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ के ऐसे कोई बड़े सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, और जब हमें बाकी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है तो ये वैल्यूएशन पे एफएमसीजी कंपनीज लेना हमें रीजनेबल नहीं लग रहा, तो हम काफी अंडरवेट हैं ये सेक्टर में, मैं कहूँगा। ओके मेरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सारे के सारे अगर आप देखें सेक्टर्स पे और कंपनियों पर आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर रखने के लिए। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब निफ्टी डेलो की तरफ बढ़ता हुआ थोड़ी कूलिंग ऑफ हो रही है, और सेम केस जो है इस वक्त निफ्टी बैंक में है। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अनुजर में कुछ देर पहले कि आज स्टॉक स्पेसिफिक बेहतर दिन है, आज स्टॉक्स पे अच्छे स्विंग मिले। आप देखिए सुबह से जितने स्टॉक्स मार्क किए, लुक एट जीएमआर एयरपोर्ट 7.5% ऊपर, अभी अनुज ने जिक्र किया था, दैट मीन्स 90 to 50 ऑलमोस्ट ये अपनी आई थिंक अब अगर जुलाई 2008 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ। शानदार मूव यहाँ पे। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव से बाहर निकलते हैं, जिक्र करते हैं थोड़ा कमोडिटीज़ का। सोने चांदी में मचा जो शोर था बीते 20 दिन से आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको कैप्चर कैसे करना है, कमोडिटीज़ को समझना कैसे है, समझने का जरिया देने के लिए सीएनबीसी आवाज़ ला रहा है एक अपना खास कार्यक्रम। जी हाँ, गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल इस बार होगा कमोडिटीज़ पर आधारित। कमोडिटीज़ गुरुकुल 18 मई 2024 को शनिवार को इस वेबिनार में शामिल हो जाइए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। और ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है, उसका विवरण है। ये जो बार कोड है उसे स्कैन कीजिए और शामिल हो जाइए इस वेबिनार में, जिसमें आपको देश विदेश के अधिकतर जाने माने जो कमोडिटी एनालिस्ट हैं वो कमोडिटीज़ को समझना कैसे है, टेक्निकल स्किल्स कैसे अपने आप को उभारने हैं, पिक कैसे करना है, पूरी की पूरी सोच समझ इस वेबिनार में दी जाएगी। और इसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आपको अपने प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। अनुज, हम अधिकतर जैसे जब कहते हैं ना मेटल्स को चेस कीजिए, मेटल्स को चेस कीजिए, सही मायने में अगर आपको मेटल्स को चेस करना है तो कमोडिटी ज़्यादा बेहतर जरिया है। तो समझना कमोडिटीज़ को बहुत ज़रूरी है। वीरू, पिछले 2 हफ्ते में अगर आपने कमोडिटीज़ में मास्टरी करी हुई होती तो इतना पैसा बनाया होता आपने जो इक्विटीज़ में नहीं बना होता, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेस मेटल्स में क्या मूव हुआ है, देखिए गोल्ड सिल्वर में क्या मूव हुआ है, देखिए क्रूड में क्या मूव हुआ है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे ठीक है, हम कोशिश करते हैं इनको स्टॉक्स के थ्रू मूव्स को कैप्चर करने की, लेकिन असली मूव्स कमोडिटीज़ में हैं, इनके बेस कमोडिटीज़ में, अंडरलाइन कमोडिटीज़ में है, और वहाँ पर ऑप्शंस भी हैं अब, और ये यहाँ पर बहुत लिक्विडिटी होती है, और ट्रेडिंग आवर्स भी ज़्यादा हैं वैसे यहाँ पर इक्विटीज़ के मुकाबले, क्योंकि शाम को भी ट्रेडिंग होती है, जब वो यूएस मार्केट के साथ साथ 1-to-1 कोरिलेशन मिलता है वहाँ पर। तो डेटा आता है, सपोज करिए यूएस फ्यूचर्स रिएक्ट करते हैं, यहाँ कमोडिटीज़ रिएक्ट करती हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। और 18 मई के डेट याद रख लीजिए और इस पर फोकस करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो बड़ा इवेंट है वो है लोकसभा चुनाव का सेकंड फेज़, 88 सीट्स यहाँ पर। इसमें
कौन कौन सी सीट्स अहम हैं, इन पर बात करने के लिए नीरज जी जुड़ गए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। तो बताइए कहाँ कहाँ ध्यान रखना है? देखिए, एक तो पूरा केरल है आज सेकंड फेज में, टोटल 88 सीट, एक्चुअली 89 थी, एक प्रत्याशी की डेथ हो गई, हाँ। तो 88 हो गई। पूरा केरल आज हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी वायनाड और शशि थरूर हैं वहाँ से। फिर जब आप नॉर्थ की तरफ आते हैं तो इसमें वेस्टर्न यूपी की 8 सीटें हैं, जिसमें हेमा मालिनी है, मेरठ से जो राम बने थे अरुण गोविल हैं वो है, प्लस मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं, राजस्थान की 12 सीटें जिसमें वैभव गहलोत। तो अब चूँकि आज के बाद राजस्थान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहले 13 हो चुकी है, आज 12, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया है राजस्थान का जो, तो वहाँ पे जैसे कासवान एक बीजेपी के रिबेलियन लड़ रहे हैं, चुरू की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेस्टर्न यूपी और साथ ही पूरा केरल। अब केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे हुज लड़ रहे हैं उसमें चुनाव, तो वहाँ देखेंगे। यूपी में भी कई सारे बड़े चेहरे लड़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फेज़ में पहले फेज़ में तो 50-50 सीटें थी 19 इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से, इस बार बीजेपी की ज़्यादा हैं। तो देखना है कि ये सीटें रिटेन करते हैं, बढ़ाते हैं, या इंडिया अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये फेज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोनों पार्टीज़ के लिए, और मुझे लगता है कि ये आज के बाद लगभग 40% लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो रहा है, और मतलब 2 फेज में पता नहीं चला, लेकिन लगभग 40% सीट्स कवर हो जाएंगी 100%। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी नज़र रहेगी मेरठ पर, क्योंकि पिछले चुनाव में जो बीएसपी के उम्मीदवार थे उनसे जस्ट बीजेपी ने थोड़ी हल्के से उससे, क्योंकि और इसके लिए शायद वहाँ पे इन्होंने अपना एक तुरुप का इक्का खेला है। आई थिंक अरुण गोविल जी का मैं जब अयोध्या गया था, उनका एक अलग ही वो है, जलवा है, मतलब हर कोई उनके पाँव छूता है और एक अलग वो रखता है। तो ये काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सीट, इस पर मैं इस सीट पर लोकल है वहाँ की, हाँ मेरठ के रहने वाले हैं, बिल्कुल। तो ये सही कह रहे हैं आप, राजेंद्र अग्रवाल बहुत थिन मार्जिन से जीते थे। हाँ बिल्कुल। तो खैर देखते हैं इस बार क्या होता है वहाँ पर। एनीवे इस शो को अब यहाँ समेटेंगे। अच्छा वीरू, आपको छुट्टी बहुत बहुत मुबारक हो, और एंजॉय करिएगा अपनी छुट्टियाँ, और पहाड़ों में एंजॉय करके वापस आइएगा। और आज वीरू है नहीं क्लोजिंग शो में, अब निकल जाएंगे वीरू, तो ऑल द बेस्ट। वैसे वीरू कल से छुट्टी पे जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा एक दिन और दे के उसके बाद जाइएगा, तो वो मान गए। तो वीरू थैंक यू और एंजॉय योर हॉलीडेज। थैंक यू। चलिए, और अब नीरज जी शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की। नीरज जी ओवर टू। बिल्कुल, तो आज का भी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी तेजी, और बिग पिक्चर तो अभी भी ठीक लग रही है। और जैसे यूएस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव था, वैसे यहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले। अब फ्यूचर्स में जाएंगे तो टॉप गेनर भी आईटी है, और टॉप लूज़र भी आईटी सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है।